सबको मेरी तरफ से राम राम। मेरा नाम संजय है और मैं दौलतपुर का रहने वाला हूँ। अपनी बात रखने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रवीण का, जिन्होंने मुझे इस पंचगावा के समावेशी विकास कार्यक्रम में निमंत्रण दिया और मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। मेरे विचार से जैसे कुछ साल पहले अगर जो हमारी उम्र के हैं जानते हैं कि केंद्रीय सरकार की तरफ से एक विज्ञापन चलता था, वो बात करें, जो कुछ उन विषयों में बात करने के लिए प्रेरित करता था जिनको हम सामाजिक तौर पे नहीं करते हैं। एक्चुअली विकास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम बात बहुत छोटे अपने घर पे अपने द्वार पे कर लेते हैं, लेकिन सामाजिक या बड़े स्तर पे नहीं कर पाते हैं या अपने विचारों को नहीं रख पाते हैं। मुझे लगता है कि ये मंच जो प्रवीण और उनके सहयोगी जो भी हैं वो जो प्रदान कर रहे हैं, हम सबको उससे बहुत सहायता मिलेगी। तो बहुत सारा साधुवाद सबको जिन्होंने भी इसका आयोजन किया है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन पा रहा हूँ। मेरे गांव के एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं श्री राम प्रकाश चौरसिया। वो अक्सर एक बात कहते हैं कि गांव में अब कोई गरीब नहीं रहा। सुनने में ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि बहुत सारे गरीब हैं, लेकिन मास्टर साहब का जो तर्क है वो मेरे विचार से बहुत सरल और बहुत बहुत मतलब अकाट्य तर्क है। उनका कहना है कि उन्होंने देखा है कि लोग जो है एक टाइम के भोजन के लिए और एक जोड़ी कपड़ा के लिए सारा दिन काम करते हैं, और आप माने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण किसी भी कोने में चले जाइए, आज के तारीख में किसी एक को पाना ये कठिन है जो सिर्फ भोजन के लिए आपके लिए सारा दिन काम करेगा, या सिर्फ एक जोड़ी कपड़े के लिए आपका सारा काम करेगा। तो हम उस पीढ़ी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं जिसकी गरीबी की परिभाषा ये हुआ करती थी। और यही कारण है कि विकास जो है एक नदी की तरह है जिसमें एक ही पानी एक बार नहीं बहता, वो मतलब लगातार बह रहा है, और इसलिए विकास की परिभाषाएं भी निरंतर बदलती रहती हैं। जो आज विकास की परिभाषा है वो कल भी रहेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो और चूंकि ये विषय जो है पंचगावा का सामूहिक या समावेशी विकास एक बहुत ही बृहद विषय है, तो उसमें मैंने सिर्फ एक पॉइंट चुना है, एक बिंदु चुना है जो शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि हम लोग सभी खेतीहर समुदाय के लोग हैं, ज़्यादातर हमारा खेती से ही चल रहा है, तो मुझे लगता है कि खेती कैसे हम लोग मतलब कैसे खेती हमारे विकास में सहयोगी हो सकती है, मैं उस पर 2-4 बिंदुओं पर बात करूंगा। खेती क्यों महत्वपूर्ण है? तो अगर पौधों के पास ये वरदान है कि वो पूरे पृथ्वी को खाना सिर्फ वही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है, तो खेती के पास भी वरदान है कि खेती ही वो है जो हमें बांध के रखती है। अगर आप मनुष्य जाति के विकास को देखिए तो खेती ही वो पहली बिंदु थी जो हम लोगों को एक साथ एक जगह पे लेके आई। आज हम कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें खेती का जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और लाखों साल के विकास के बाद भी अगर 2023 में भी अगर जो खेती नहीं कर रहा है, जैसे मेरे जैसे लोग अभी भी आवारा पशु की तरह इस शहर उस शहर इस जगह उस जगह में घूम रहे हैं, तो अगर आप खेती नहीं कर रहे हो, आप खेती से नहीं जुड़े हो, तो बेसिकली मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है कि परिभाषा में आप मतलब नहीं आ सकते हो मेरे विचार से। तो इसलिए खेती महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक हमें मनुष्य को मनुष्य की तरह बनाती है। अभी भी अगर आप खेती नहीं कर रहे हो या खेती से किसी तरीके से नहीं जुड़े हो, तो आप भी अभी भी उस हमारे पूर्वजों की तरह आवारा आज इस शहर उस शहर और ऐसे ही घूमते रहते हैं। इसीलिए मैं आज खेती के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे जो मेरे विचार से पंचगावा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, मैं बात करूंगा। तो जब बात खेती की आती है तो मेरे विचार से तीन बिंदु है कि क्यों खेती करें, क्या खेती करें और कैसे खेती करें।
अगर हम शुरू करें कि क्यों खेती करें, तो सबसे पहले हमें सोचना होगा, हमें ये इस बात से निकलना होगा कि हम एज ए किसान जो है ना, एक ईश्वर की तरह मतलब जो मीडिया और इस तरह की चीज़ें जो हमें दिखाई जाती है कि अन्नदाता है, और इस तरह का जो है जो मानसिकता है, इस तरह की मानसिकता से निकलना होगा। हम अन्नदाता या भगवान और इस तरह से कुछ है नहीं। हमारा भी परिवार है, हमें भी उसको चलाना है, और इसीलिए मुझे खेती करनी है। अभी मैं अमृतसर में गया था, एक बच्चे ने पूछा है कि जो सब लोग खेती छोड़ रहे हैं और मतलब उसके लिए क्या किया जाए। मतलब क्या किया जाए और क्यों किया जाए, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। तो मैंने कहा कि आज किसान इसीलिए किसानी छोड़ रहा है कि अब वो एक शब्द यूज करते हैं, खूल का मतलब शाब्दिक अर्थ है ठंडा, लेकिन जो सामाजिक शास्त्र में कूल है उसका अर्थ है कि मतलब जिसका अपील ज्यादा है, मतलब कुछ ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षित करने वाला होना चाहिए। तो किसानी से जो है वो चीज बहुत पहले माने गायब हो चुकी है। जब लोग किसानी करते थे तब वो सबसे कूल चीज थी। इसलिए जो आप हमारे क्षेत्र में जो लोग तिलकहरू आते थे और लड़का देखने के लिए लोग आते थे, तो आपके अनाज, आपके खेत, आपका पशुधन, ये सारी चीजें देखते थे। आज के डेट में वो चीजें नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो कूलनेस जो थी ना वो खत्म हो चुकी है। आप आंख बंद करिए और एक फिल्म स्टार के बारे में सोचिए, और फिर अपने से पूछिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं। और फिर आंख बंद करिए और आप एक किसान के बारे में सोचिए। आप मीडिया, आप मैगजीन्स और पत्र पत्रिका जो भी है, वो ऐसा इमेज क्रिएट करके रखे। दो तरीके की इमेज है। एक तो है कि आप अन्नदाता है लेकिन खाए बिना मरे जा रहे हैं। तो जब तक इस इमेज से हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें लगेगा कि मतलब हम विक्टिम है। हम विक्टिम नहीं है, हम प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं। हमें खेती करना है क्योंकि हमारा परिवार है, और जैसे कोई एक नौकरी वेतन के लिए कर रहा है, हमें खेती इसलिए करनी है कि मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरा कुछ सामाजिक स्टेटस है, मुझे उसको मेंटेन करना है। तो हम मतलब भगवान लाइक फिनोमेना या भगवान लाइक पर्सनालिटी या हमारा व्यक्तित्व, हम भगवान हैं और हम सबको खाना दे रहे हैं, खेती नहीं रहेगा तो सब लोग मर जाएंगे इसलिए हम महत्वपूर्ण, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहली बात है कि हमको उससे निकलना होगा, उस भावना से निकलना होगा कि हम खेती दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। खेती मेरा व्यवसाय है, और इसी व्यवसाय से मेरा संसार, मेरा समाज, सारी चीजें चल रही हैं। तो वो जो है ना, जैसे लोग कहते हैं कि अगर राजनेता समाज सेवा कर रहे हैं, फिर सैलरी क्यों ले रहे हैं, और सैलरी कर रहे हैं तो फिर सेवा कैसे हुई, वैसे ही किसान की भी बात है। तो हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं, ये मेरा धंधा है और इसी से मेरा चल रहा है, और मुझको इसको ज्यादा आकर्षित बनाना है जिससे हम और ज्यादा हमारा विकास हो, और हम और ज्यादा अपने जो हमारे आर्थिक, सामाजिक जो भी स्थिति है, हम उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सके। दूसरा बिंदु है कि क्या खेती करें। अगर आप कभी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, फाइनेंशियल एडवाइजर वो व्यक्ति है जो आपको बताएगा कि आपके पास 1000 रुपये है तो उसको कैसे इन्वेस्ट करें कि उसमें जो है ग्रोथ हो सके। फाइनेंशियल एडवाइजर सब समय आपको ये सलाह देता है कि आपकी जो पोर्टफोलियो है, आप मतलब जहाँ आप पैसा लगाने जा रहे हो उसको डाइवर्सिफाई करिए, उसको बहुत सारे जगहों पे छोटे छोटे मात्रा में लगाइए। तो होता क्या है कि अगर आप एक जगह पैसा लगाए, अगर सारा पैसा एक जगह लगाए और डूब गया तो फिर आपके पास कोई और सपोर्ट नहीं है। मेरे विचार से खेती के साथ भी वही है कि हम लोगों को जो है मिश्रित खेती हमारी मतलब परंपरागत खेती का बहुत महत्वपूर्ण भाग रही है। हम गेहूं के साथ सरसों और मसूर के साथ तीसी की खेती बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि अगर एक फसल अगर नुकसान भी हो जाए
तो कम से कम दूसरा जो है बैकअप सपोर्ट में रहे। तो खेती के क्षेत्र में भी डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत तरीके की फसलों की आवश्यकता है। अभी देख के अच्छा भी लगता है कि जैसे कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे अगर धान भी है तो हमारे गांव के संतोष भी हैं जो है वो काला धान और इस तरह की चीज़ें। तो अब हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, नए नए प्रयोग करने होंगे कि कैसे मतलब डाइवर्सिफाई करें खेती को। मतलब जो परंपरागत चीज़ें हैं उससे अलग भी ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर उपज बहुत ज़्यादा हो गई और उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, या जैसे बारिश के कारण अगर गेहूं को नुकसान हो गया या ठंड के कारण आलू को नुकसान हो गया, तो कैसे हम उस नुकसान से उबर पाए। तो अगर हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन के कुछ अगर उपाय है, अगर हमारे पास कोई हमारी जो है खेती जो है अगर डाइवर्सिफाई है, तो जैसे हमारा पैसे के क्षेत्र में अगर हमारा पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई है, उससे सपोर्ट मिलता है, तो खेती के साथ भी मुझे लगता है कि अगर हम डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर निर्भर न रहें या एक विशेष प्रकार की फसल के ऊपर निर्भर न रहें, तो हमें सहायता मिलती है उससे। तो हमें सोचना होगा कि क्या खेती करें कि हम जैसे जो हमारी मुख्य फसल है, अगर उसको किसी कारण से कभी नुकसान भी हो गया तो हम मतलब उस नुकसान की भरपाई करने की स्थिति में रहे। तो दूसरा बिंदु मेरे ख्याल से है कि क्या खेती करें। और डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ खेती के लिए नहीं, आप किसी भी व्यवसाय के लोगों से बात करिए तो वो सब में डाइवर्सिफाई करते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर हुआ तो वो रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई फिल्म स्टार हुआ तो उसका अपने ब्रांड का कपड़ा और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि सबको पता है कि आज नहीं कल अगर उनका करियर डूबेगा, डूबेगा नहीं मतलब नीचे की तरफ अगर वो जाएंगे, तो फिर कोई बैकअप सिस्टम है उनके पास जिससे उनका जो आय है और आय व्यय का जो बैलेंस है वो बना रहे। अभी मुझे पता चला कि एक फिल्म स्टार है, काफ़ी सक्सेसफुल है अभी वो, तो वो ब्राह्मी की खेती करवा रहे हैं 1 एकड़ में। तो ब्राह्मी की खेती करवाते हैं और वो उसके ब्राह्मी जो है आपके यादाश्त और इस तरह की चीज़ों को बढ़ाने में सहायता करती है, ऐसा माना जाता है। और उसके और भी जो है मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। तो वो ब्राह्मी की खेती करवा रहे हैं और उसके टैबलेट और कैप्सूल जो है अमेजोन से बेचा जा रहा है। तो वो बहुत ही मतलब सक्सेसफुल है। इसके बाद भी अगर वो अपने को डाइवर्सिफाई करके रखे हुए कि अगर मेरा ठीक है, आज करियर ठीक है, कल को अगर कुछ असुविधा भी हुई तो कम से कम एक बैकअप प्लान है। तो मेरे ख्याल से खेती में भी हमको वैसे ही सोचना होगा कि हमारी जो मुख्य फसलें हैं उनके साथ साथ भी ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे अगर कोई एक को नुकसान हुआ तो कम से कम दूसरी फसल जो है उसको बैकअप दे सके। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो जैसे जिनके बागीचे बहुत बड़े थे, आप उनके आम वगैरह होते थे, तो मेरे कुछ रिश्तेदार हैं बेसिकली वो आम के पूरे बागान को ही जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है, तो हम सिर्फ धान गेहूं पे ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग निर्भर थे धीरे धीरे। तो हमको इस बारे में सोचना होगा कि हम कैसे उस चीज़ को फिर से जीवित कर सके या अपने जो खेती का जो पोर्टफोलियो है हम उसको कैसे डाइवर्सिफाई कर सकें। तीसरा जो बिंदु है कि कैसे खेती करें, और मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास सब कुछ हो सकता है, आपके पास बहुत सारा ज़मीन हो सकता है, बहुत सारा मैन पावर हो सकता है, और इसके बाद भी हो सकता है हमारी उपज या हमारी खेती की जो लागत और इस तरह की चीज़ें जो है कॉम्पिटिटिव नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो नीदरलैंड की जो साइज़ है वो पंजाब या उससे भी छोटी है, लेकिन वो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं, कृषि जन्य जो उत्पाद हैं, वो विश्व में उसका दूसरा स्थान है जो दूसरे देशों को निर्यात करता है। हमारी निर्यात की क्षमता लगभग $50 बिलियन है पर ईयर, और उसका है 107 या 108 बिलियन पर डॉलर। तो चीज़ें हैं कि आप कैसे खेती करते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो साइज में को इतना छोटा होने के बाद भी अगर वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो कुछ तो ऐसी बात है जहाँ वहाँ के लोगों में या वहाँ के
खेती करने के स्टाइल में जो माने उनको यूनिक बनाती है, अद्वितीय बनाती है। तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेसिकली हम लोग एक पिछलग्गू समाज हैं जो दूसरे देश या जो विकसित समाज हैं वो जो चीज़ें 30 साल 40 साल पहले कर रहे होते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। इसके बाद जब हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं तब वो समाज उस चीज़ को ऑलरेडी डंप कर रहा होता है, उसको छोड़ रहा होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ें काम नहीं करेगी, सस्टेन नहीं करेगी, हम इसके साथ माने ठीक से नहीं रह सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे आज से 20-30 साल पहले यूएस में जो है सबसे बड़ी बात थी यील्ड, उपज। तो आपकी कितनी ज़्यादा उपज है, सो वहाँ की सारी एजेंसी इसके पीछे दौड़ रही थी। आज के डेट में बात हो रही है कि कैसे न्यूट्रिशन वैल्यू और कैसे सस्टेन किया जाए एग्रीकल्चर को। अब उपज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उनको पता है कि अगर उपज इस लेवल पे भी रह गई तो हम चल जाएगा। लेकिन अभी जो है हम लोग सिर्फ उपज के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो बात होती थी कि कैसे पंजाब और हरियाणा के किसान इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का व्यवहार करके इतना कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं। और आज 30 साल के बाद हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारा जैसे मसूर और चना, जो कभी किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, जिस मिट्टी को या जिस फसल को कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी फर्टिलाइजर की कभी ज़रूरत ही नहीं थी। बरसात के बाद लोग जाते थे कि खेत सूखा है कि नहीं, और बीज डाल के चले आते थे और फिर साल के अंत में जाके काट के लेके चले आते थे। लेकिन मैं रिसेंटली एक सुना कि ऑर्गेनिक मसूर, मतलब आप बूढ़े लोगों से बात करो और उनसे कहो कि ऑर्गेनिक मसूर क्या है तो आप पे हंसेंगे, क्योंकि सबको पता है कि ऑर्गेनिक मसूर, ऑर्गेनिक चना, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हम उपज के पीछे दौड़ते दौड़ते उस स्तर पे पहुंच गए हैं कि मतलब अभी बात करता हूं मैं अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोलते हैं कि नहीं, आप दोगे नहीं तो होगा नहीं। तो क्या बदला हुआ है, क्या ऐसा मिट्टी में या क्या ऐसा बदलाव हुआ है कि जो चीजें ऐसे ही सोना उगलती थी उसको आप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं दोगे तो नहीं होगा। तो चीजें हमें ये सोचनी होगी कि मतलब कैसे, मतलब क्या ऐसा परिवर्तन हुआ। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि मेरे गांव के लोग मगही नदी का पानी, मगही नदी नहीं नाला है बेसिकली, तो मगही नाला का पानी पी के जो है मैंने अच्छे हिस्ट पुष्ट रहते थे। और अभी मैं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि नहीं, पानी में आर्सेनिक ज़्यादा है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। मतलब आरओ का पानी, मतलब अब सब लोग देख रहे हैं कि आरओ का पानी बेचा जा रहा है। मतलब जहाँ के लोग पानी, नदी का पानी पी के जिंदा रहते थे और स्वस्थ रहते थे, अभी वो आरओ का पानी पी रहे हैं और आरओ का पानी खरीद रहे हैं। तो चीजें ये है कि मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि सब कुछ रहते हुए भी मतलब वही मिट्टी, वही बीज, क्योंकि तो होते हुए भी आप बिना किसी इंसेक्टिसाइड, किसी पेस्टिसाइड के नहीं उगा पाते हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि मतलब हम कैसी खेती कर रहे हैं। और आज पूरा विश्व जो है धीरे धीरे उसको, जिसको छोड़ रहा है या कम कर रहा है, हम उसको बढ़ाए जा रहे हैं। हम अभी होली के समय गाँव गया था, हमारे एक बाबा है, उनसे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि कैसे उनका लड़का जो है डाई इतना दे दिया था कि वो फसल ही माने बर्बाद हो गई या जल गई, ऐसा कुछ हुआ था। तो हमें ये सोच के हाथ से हम लोग जन्माए कि मतलब अगर आप ज़्यादा दोगे और इस तरह की चीज़ें तो ज़्यादा फसल होगी। और जब कुछ नहीं था तो कैसे होता था। और आज के डेट में तो हम माने अगर बात करें तो उन्नत बीज जो है उन्नत हैं आगे की तुलना में। तो अगर देखा जाए तो हमारी फसल भी बिना कुछ दिए हुए और भी बेटर होनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है। तो हमें सोचना होगा कि मतलब क्या मिसिंग लिंक क्या है, कैसे क्या चीज़ ऐसी मिस हो गई कि सारा मिट्टी वही और बीज भी अच्छे, हमारे पास संसाधन भी अधिक है। मतलब आज के डेट में किसी को हल की ज़रूरत नहीं है और ट्रैक्टर जो है एक दिन में कितने एकड़ जोतेगा इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। हमें याद है हमारे बाबूजी रात को 10 बजे पानी चलाने जाते थे गेहूं में,
और सारा रात जो है बिच्छू और सांप के साथ उनका युद्ध हुआ करता था। कितनी बार काटा, कितनी बार डंक मारा, इसका कोई तुलना नहीं है, जो सबके लिए सत्य है। मेरे बाबूजी ने सबके लिए। आज के डेट में लोग कटिया लगा के और फ्री का बिजली लेके और दिन में चला देते हैं और चले आते हैं, और फिर जाके फिर बंद करके लेके मोटर चले आते हैं। तो इतनी सारी सुविधाओं के बाद क्या चीज़ मिसिंग है कि हमारे खेत जो हैं मतलब उतने उपजाऊ नहीं हैं। और उसका एक एक मुझे जो लगता है उसका एक कारण ये है कि जैसे हम छोटे थे और सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे तो बोला जाता था कि मैंने एक बच्चा और दूसरे के बच्चे में 2 साल गैप और तीसरा बच्चा कभी नहीं। तो हम अगर हमारा खेत भी किसी औरत के शरीर की तरह है, वो हमारे खेत जो है, इसलिए हम खेत को पूजा करते थे। अब भी पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं, हमारे बचपन में हम लोग लेके पूजा होती थी कि खेत मतलब समूह जिसको बोलते थे, शुरू करने से पहले हमारी पूजा होती थी। तो खेत जो है वो एक हमारी माँ की तरह है जो हमको सब कुछ दे रहा है। तो अगर उसमें हम गैप नहीं दे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उसका काम एक ही काम है कि आपको उपज देना, तो ये चीजें होंगी। दूसरी चीजें हैं कि अल्टरनेटिव, मतलब हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है। जैसे मैं भी देख रहा था आलू की स्थिति, हजारों मतलब इधर उधर पड़े हुए हैं, ट्रैक्टर लाइन में खड़े हैं 24 घंटा 48 घंटा। और महाराष्ट्र में देखा लोग प्याज फेंक रहे हैं। अभी मैं भी पिछली बार गया था होली में, तो बात हो रही थी, तो पिपरा का लगे कोई है किसान जो अपना खेत में टमाटर ही जोत ले, पूरा खेत लाल हो गया। तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है या क्या विकल्प है कि अगर हमारे पास उपज ज्यादा हो गई तो हम कैसे उस चीज को अवॉइड करें कि हमें खेत में जोतना पड़े या फेंक देना पड़े और इस तरह की चीजें। तो हमें सोचना होगा जैसे सारी चीजें यूं ही नहीं है, चीजें आवश्यकताओं के अनुसार आती हैं। जैसे अगर आप चिप्स की बात करो तो चिप्स के अगर विकास कैसे हुआ और उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, आलू चिप्स की मैं बात कर रहा हूं, तो वो चीजें ऐसे नहीं हुई। कभी चिप्स की अधिकता इतनी ज्यादा हुई, आलू की अधिकता इतनी हुई कि लोग अल्टरनेटिव सोचे और बताते हैं कि फ्रेंच फ्राई जब मोटा हो गया तो उसको पतला करके स्लाइस करके चिप्स की शुरुआत हुई। लेकिन फिर उस आलू का और भी, माने आलू को खाने के अलावा भी और भी उपयोग है। उन्होंने सोचा अगर हमारे पास टमाटर है तो हम क्या टमाटर की चटनी बना सकते हैं, बेच सकते हैं, उसकी बॉटलिंग कर सकते हैं। कोई अगर ब्राह्मी की खेती करके कैप्सूल बना सकता है तो हमारे पास क्या विकल्प है। मतलब हम क्या ऐसा करें कि उस चीज को अवॉइड करें कि हमें फेंकना ना पड़े। तो हमें इसके बारे में सोचना होगा। और तीसरी चीज है कि जैसे हर आदमी एक धंधे के लिए नहीं बना है, इसलिए हर मिट्टी भी हर फसल के लिए नहीं बनी हुई है। तो हर मिट्टी का एक पर्पज है। अगर हम उसके साथ ज्यादती करेंगे तो वो जैसे आप एक पेंटर को सोल्जर बना दो, मतलब एक चित्रकार जो है एक सैनिक बन गया तो क्या करेगा। ठीक वैसे ही अगर कोई मिट्टी अगर जिस फसल के लिए नहीं बनी हो, आप उसको अगर मतलब उस पर्पज में लाओगे तो फिर उसके लिए दिक्कत है। अगर हमारे क्षेत्र की मिट्टी अगर धान के लिए नहीं है, आप जबरदस्ती पानी निकाल के उसमें धान दोगे तो 10 साल तक आपको लग रहा है कि फ्री में हमको पानी मिल रहा है और फ्री की बिजली, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कितने दिन तक। आप जैसे पंजाब वगैरह में भी गया था मैं पंजाब, तो उधर के लोग बोल रहे कि पानी का स्तर ये चला गया वो चला गया। तो आज वो जिस बात का रो रहे हैं, हम कल वो फिर रोएंगे। तो समावेशी विकास इन चीजों से ही होगा। हमें सोचना होगा कि हम कैसे खेती करें, प्लस हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है। मतलब अल्टरनेटिव हमारी जो फसल है उसका और भी कोई यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और तीसरी जो बात मैं बोलना चाहता हूँ वो है कि समय बदल रहा है, तकनीकी इतनी ज्यादा हो गई है और लोग इतने कम होते जाएंगे गाँव में कि अब मतलब कंबाइंड खेती के कंसेप्ट को लाना होगा। जैसे सामाजिक खेती जिसमें सब लोग मिलके एक साथ खेती करें या और फिर जिसका जितना हो उसका बंटवारा करे, इस तरह की चीजें लानी होगी। क्योंकि हमारे पास तकनीकी ज्यादा होंगी, लोग कम होंगे, तो उसका कैसा व्यवहार होगा। तो वो जो परंपरागत खेती के तरीके हैं शायद वो काम नहीं करेंगे। मुझे लगता है मैंने सब कुछ बोल दिया है। मुझे जितना आता है या जो भी हो, एक बार फिर सबका धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और कभी
मैं किसी के काम आ सकूं किसी भी तरीके से, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और एक बार और फिर प्रवीण को धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने इतना अच्छा अवसर दिया मुझे बोलने का और मेरी बात रखने का। धन्यवाद।